अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से काफ़ी ख़तरनाक चीज़ें हैं, काफ़ी भयानक सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। उस पे आने से पहले थोड़ा क्रिकेट की बर्बादी पे बात कर लें। पाकिस्तान ने बांग्लादेश से दूसरा भी टेस्ट हार के सीरीज़ 2-0 से हार गया। ये पाकिस्तान की टेस्ट मैचों में पाँचवीं मुसलसल हार थी। लास्ट 5 टेस्ट मैच पाकिस्तान हार चुका है, 3 ऑस्ट्रेलिया में और 2 बांग्लादेश से होम सीरीज। पहली बार हिस्ट्री में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को टेस्ट मैच भी हराया, सीरीज भी हराई, वो भी पाकिस्तान के अंदर। अजीज़ दोस्तों, कंटिन्यू सिचुएशन यही है। एशिया कप में, चैम्पियंस ट्रॉफी में, वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड T20 कप में, सब में हमने देख लिया कि पाकिस्तान क्या परफॉर्म कर रहा है। और 10वां कंटिन्यूस मैच है पाकिस्तान में जो कि पाकिस्तान हारा है। 10 कंटिन्यूस। आज तक ये काम सिर्फ कमज़ोर टीमों ने किया था। पाकिस्तान, ना इंडिया ने, ना साउथ अफ्रीका ने, ऑस्ट्रेलिया ने, इंग्लैंड ने, न्यूजीलैंड की ये हालतें नहीं रही हैं। एनीवे अजीज़ दोस्तों, इसके पीछे ज़ाहिर बर्बादी का कारण आपकी इंटरफियरेंस है। देखिए, पाकिस्तान जैसा क्रिकेट में परफॉर्म कर रहा है वैसा ही लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। क्राइम के हवाले से ले लें, टेररिज्म के हवाले से ले लें, कौन इसका जिम्मेदार है? आपके नकवी साहब, मोहसिन नकवी। क्रिकेट की बर्बादी का कौन जिम्मेदार है? मोहसिन नकवी। आपने 2 इतने इम्पोर्टेंट चीज़ें एक ही आदमी को दी हुई हैं, वो कहाँ से पूरी करेगा? आपका फेवरेट बच्चा है इस वक्त, आसिम मुनीर साहब आपका फेवरेट बच्चा है। ये समझ लें कि ये आपकी जगह पे पॉलिटिक्स में सारे फैसले करता है, आपके फैसले। तो ये आपका मेन आदमी है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप 2 इदारे बर्बाद कर दें। क्रिकेट भी तबाह, और यह है कि होम यानी लॉ एंड ऑर्डर तबाह है पाकिस्तान का। अजीज दोस्तों, भाड़ में गए, आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान ने जून में IMF से नेगोशिएशन करके $7 बिलियन की स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट हो गया था। नॉर्मली इसके 15-20 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद जब बोर्ड मीटिंग होती है IMF की, तो उसमें वो एजेंडा में होता है वो फिगर, और वहाँ पे वो बोर्ड उन एजेंडा की चीज़ों को डिस्कस करके वो फैसला कर लेते हैं। ठीक है, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 2 महीने हो गए, तीसरा महीना हो गया, वो IMF की किसी बोर्ड मीटिंग में आ ही नहीं रहा। अब कह रहे हैं 6 सितंबर से पहले ये बोर्ड के एजेंडे पे नहीं है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे ये है कि जो बाखबर रिलायबल सोर्सेज हैं, उन्होंने ये बताया है कि एक तो ये कि डील हुई थी IMF से जो स्टाफ लेवल की, उसमें जो डिस्कशन पॉइंट्स हुए तो उसमें ये था कि आप फ्रेंडली कंट्रीज से भी लोन लेके आएंगे, चाइना, सऊदी अरब, इमारात और अगर कोई और है तो। लेकिन आसिम मुनीर, फिर गवर्नमेंट का डेलीगेशन, खुद शहबाज शरीफ, इसाक डार, एहसन इकबाल, नवाज शरीफ, हर लोगों ने जा के ट्राई कर ली, पांव पकड़ लिए सऊदी अरब के, इमारात के, चाइना के। वहाँ से बातें अच्छी अच्छी लेके आते हैं, यानी सुनाने के लिए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क़यामत आ जाएगी, इनकलाब आ जाएगा, पाकिस्तान में इतना पैसा आने वाला है, फलान ढुमकान। किसी ने एक ढीला नहीं दिया, ना चाइना ने दिया। जब भी चाइना के पास जाते हैं, चाइना कहते हैं अच्छा भाई साहब, ये आपकी जो इस महीने जो किस्तें आ रही हैं उसका क्या करना है, पहले तो ये बताओ। अच्छा, किस्तें रोल ओवर करवा लेते हैं, फिर मिलता कुछ नहीं कर्जा जो कि आप शो कर सकें IMF को। यही चीज़ सऊदी अरब में हुई। अब सऊदी अरब से इन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें 2 बिलियन का फॉरेन कर्जा दिखाना है, तो आप हमें 1.2 बिलियन दे दें, बाकी 800 मिलियन हम कर लेंगे, तो 2 बिलियन हम IMF को दिखा सकें। सऊदी अरब ने कहा बहुत हो गया भाई साहब। और ये है कि
आप काम की बात करें, अगर आपको कर्जा चाहिए तो आप ऐसा करें कि आपने रिकॉर्ड एक्ट के शेयर बेच दें। अब रिकॉर्ड एक्ट में भी ये है कि 1 ट्रिलियन का सोना निकलेगा और इतना सोना निकलेगा और कयामत आ जाएगी और इनकलाब आ जाएगा बलूचिस्तान में, तो तकदीरें बदल जाएंगी। उस रिकॉर्ड एक्ट के शेयर बेच बेच के अब इनके पास 25% हैं। उसमें से भी अगर 15% सऊदी अरब को दे दिए तो 10% शेयर बचेंगे रिकॉर्ड एक्ट में। आपके अपने कंट्री की जो दौलत प्रोड्यूस करने वाली, गोल्ड प्रोड्यूस करने वाली, एक तो आपके पॉलिटिकल, क्योंकि वो बलूचिस्तान की है, उसके सारे फैसले करने का हक बलूचिस्तान को है, बलोचों को है। ये वाली पपिट सरकार नहीं बलूचिस्तान की। तो ये है कि कर्जा लेके आ नहीं सक रहे। ऐसे में इनको IMF ने ये भी कहा था कि आप रेवेन्यू जनरेट करें। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए इन लोगों ने क्या किया कि लोगों के गले दबाने शुरू किए। वही प्रैक्टिस जो हमेशा से होती रही कि ऑलरेडी जो टैक्स दे रहे हैं उनका टैक्स बढ़ा देते हैं, टैक्स की परसेंटेज बढ़ा देते हैं, यानी जो दे रहे हैं उसी को फंसा रहे हैं। आप नया कुछ नेटवर्क में नहीं ला रहे। IMF के लोग देख तो रहे हैं ना, आपके यहाँ तो सारे काम धंधे बंद हो रहे हैं। देखें, मामूली मिसाल आपको देता हूँ कि फैसलाबाद में 100 से ज़्यादा टेक्सटाइल मिल्स बंद हैं, 2 लाख मजदूर बेरोजगार हैं। मैं अभी एक कैब में जा रहा था कहीं, तो लंबा रास्ता था, तो बंदे से बातचीत शुरू हुई। तो मैंने पूछा कहाँ से, तो उसने कहा कि मैं फैसलाबाद पाकिस्तान। मैंने कहा मैं कराची पाकिस्तान। ठीक है, अच्छा बातचीत। मैंने कहा यार फैसलाबाद में तो बड़ी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है पिछले 3-4 दशकों में, 30-40 सालों में। इसने कहा हुआ है, लेकिन वापस बर्बादी की तरफ सब बंद हो रहा है। कहता पीछे फ़ोन करो, हर आदमी कह रहा है यार बेकार बैठा हूँ, काम नहीं है, हमारी मिल बंद हो गई हमारी। बोला टेक्सटाइल सारा ख़त्म हो गया उधर से, कॉटन बाहर से मंगवानी पड़ रही है, गैस है नहीं, इलेक्ट्रिक गैस की कीमत इतनी है कि प्रोडक्शन और उसके बाद प्रॉफिट बचता नहीं है आपके पास, लॉस में जा रहे होते हैं, बंद हो रही हैं 100 टेक्सटाइल मिल्स। ये पाकिस्तान की हालत है। अजीज दोस्तों, ऑटो पार्ट बनाने वाली कंपनी ने बोलान कास्टिंग लिमिटेड ने अपना प्लांट बंद कर दिया। हद से ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है, और जो एग्रीकल्चर, जो कि आपकी प्रोडक्शन होनी चाहिए, वो भी आप आर्मी के हवाले कर रहे हो। अभी SIFC की कॉरपोरेट एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए फौजी कंपनी को लीज पे 48 लाख एकड़ सरकारी ज़मीन दी गई। फौजियों की जो कंपनी है, फौजी फर्टिलाइज़र है, फौजी ये है, अस्करी फाउंडेशन है, किसी को दी है जो टैक्स फ्री होती है, जिसका फ्री फंड में जाता है सब कुछ, सारा प्रॉफिट फौजी कंपनी। तो प्रॉफिट में क्यों नहीं चलेगी फिर? वो सारे रिटायर्ड फौजियों के लिए वो बनाए गए हैं सारी चीज़ें। ये जो 48 लाख एकड़ सरकारी ज़मीन है ना, ये पंजाब का टोटल 10% ऑफ लैंड है। जमाइका है ना आइलैंड, उस जमाइका के बराबर की, बल्कि जमाइका से भी बड़ा एरिया है, ये फौजियों को दे दी। प्रॉफिट का जहाँ पे चांस है वो सारे फौजियों के लिए। अजीज दोस्तों, ये हाल है इस कौम का। मैं हमेशा गालियाँ देता हूँ ना, बहुत बुरा लगता होगा लोगों को, कराची वालों को, उसको। कराची में गुलिस्तान जौहर में एक बाहर से आए हुए पाकिस्तानी ने इन्वेस्टमेंट की और एक मॉल बनाया गुलिस्तान जौहर में, और उसमें सेल रखी। आप यकीन माने, औरतों ने, आदमियों ने, बच्चों ने हमला कर दिया मॉल के ऊपर, और मॉल में से सब माल लूट के ले गए। जो जिस भाव में मिला वो ले गए, जो लूट सका वो लूट के ले गए। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी
फॉरेन आर्मी ने जैसे हमले करती थी पहले ज़माने में, चंगेज़ खान की, तैमूर लंग की, उस वक्त जो हालत होती थी वो नज़र आ रही थी। वो फॉरेन इन्वेस्टर बेचारा तमाशा देख रहा था। ये इस कौम की हालत है। तो इन्होंने, IMF ने कहा कि भाई ये सब चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, आपके यहाँ कर्जा ही बढ़ता जा रहा है, आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। आपको जो जो चीज़ें हम करते हैं, फौजी बजट को अनटचेबल, अच्छा रियल एस्टेट को अनटचेबल, क्योंकि वो सारा फौजी रन करते हैं, एग्रीकल्चर को अनटचेबल। अब आप बताएं बचा क्या? तो IMF ने कहा कि आपका केस होपलेस है। और फाइनल जो आखिरी कील कहते हैं ना ताबूत में, जो वो लगी कि IMF ने कहा कि आपके यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं है। इस वक्त सरकार को नहीं पता कि वो कब तक कायम रहेगी, क्योंकि वो डिलीवर कुछ कर नहीं पा रही। बांग्लादेश की सिचुएशन का कंपैरिजन करते हैं, ये वो कौम नहीं है, ये उम्मा की चैंपियन पाकिस्तानी कौम में वो दमखम नहीं है। ये 50 रुपए की टी-शर्ट के लिए देखें किस तरह निकलते हैं, 50 रुपए की टी-शर्ट के लिए इस तरह निकलते हैं, और अपने हक के लिए इलेक्ट्रिक के बिल एक आम आदमी की सैलरी से बढ़ गए हैं। खाली इलेक्ट्रिक के बिल, घर का किराया, बाकी चीज़ें कहाँ से देगा? गैस आती है नहीं आती, और इतनी महंगी आती है, पेट्रोल इतना महंगा है। ये कौम उठ ही नहीं रही। इनके अंदर वो जरासीम, वो इंग्रेडिएंट्स हैं ही नहीं कि ये उठे। अजीज दोस्तों, IMF का मामला अभी तक गड़बड़ है। वजह क्या है? कैसर बंगाली एक बहुत ही एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट हैं और सरकार की मुख्तलिफ जगहों पे मदद करते आए हैं। सरकार की टीम में थे, इकोनॉमिक टीम में मशवरे देते थे, इनके बातों पे कोई अमल नहीं होता था। इसकी वजह यह है कि ये रियल मसलों की तरफ निशानदेही करते थे, वो अनटचेबल हैं सारे। इसलिए ज़रूरी है कि मुल्क दिवालिया हो चुका है। हम अब कर्जे ले रहे हैं सिर्फ कर्जे वापस करने के लिए, और हमें कोई कर्जा दे नहीं रहा है, मैं भी कर्जा नहीं दे रहा। हम असासे बेचना चाहते हैं, कोई हमारे असासे ख़रीदना नहीं चाहता। गैर मुल्की कंपनियां बंद करके यहाँ से जा रही है। हम FDI के तलाश में थे, रिवर्स FDI हो रहा है। इस सूरत में कुछ हंगामी इक़दाम करने की ज़रूरत है। मईशत बिल्कुल कोलैप्स के सूरत में है, और इस्लामाबाद आप जाएं तो वहाँ पर ऐसे लगता है कि कोई क्राइसिस है ही नहीं। इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए GST का रेट कम करना पड़ेगा। इसलिए ज़रूरी है कि मुल्क दिवालिया हो चुका है। हम अब कर्जे ले रहे हैं सिर्फ कर्जे वापस करने के लिए, और हमें कोई कर्जा दे नहीं रहा है, मैं भी कर्जा नहीं दे रहा। हम असासे बेचना चाहते हैं, कोई हमारे असासे ख़रीदना नहीं चाहता। गैर मुल्की कंपनियां बंद करके यहाँ से जा रही है। हम FDI के तलाश में थे, रिवर्स FDI हो रहा है। इस सूरत में कुछ हंगामी इक़दाम करने की ज़रूरत है। मईशत बिल्कुल कोलैप्स के सूरत में है, और इस्लामाबाद आप जाएं तो वहाँ पर ऐसे लगता है कि कोई क्राइसिस है ही नहीं। इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए GST का रेट कम कर। अब मतलब आप ये देखें कि इकोनॉमी डूब रही है, हुकूमत अपने शाहाना खर्चे कम करने के लिए तैयार नहीं है। हमने सरकार के 70 डिपार्टमेंट्स बंद करने की एडवाइस की ताकि खर्चे कम हो। सरकार ने सिर्फ एक इदारा बंद किया। तो ये है कि उन्होंने कहा कि अब मैं इस टीम में रह नहीं सकता, ये सुधारे की तरफ तो जा नहीं रहे। और बात इनकी बिल्कुल सच है। इसकी वजह ये है कि 47.88 मिलियन रुपए खाली जजेस, मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स की अप्रैल के महीने की सिक्योरिटी का खर्चा है। एक महीने में 47.88 मिलियन रुपया खाली इन चोरों की सिक्योरिटी पे लगता है, जजेस, मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स। और इनका काम सिवाय इसके कुछ नहीं है
कि आर्मी के कंसर्न डिपार्टमेंट से जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं उसको चुपचाप फॉलो करते रहो। इतना खर्चा है, आईएमएफ भी अब कहता है कि अमेरिका भी कहता है कि यार ये साला पैसा सारा जितना भी पाकिस्तान पे लगाओ डूबता ही जा रहा है। तो लेट्स सी अजीज दोस्तों क्या होता है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन हद से ज़्यादा ख़राब है। आपने कैसर बंगाली साहब को भी सुना। अब ऐसे में ईरान ने आखिरी नोटिस दे दिया है। ईरान ने कहा है कि हम पेरिस की आर्बिट्रेशन कोर्ट में जा रहे हैं और आपने 180 दिन की हमने डेडलाइन दी थी, वो भी आपने इग्नोर की और अब हम मज़ीद आपको टाइम नहीं दे सकते। ये ऑलरेडी 2014 का प्रोजेक्ट है, 10 साल से ये अमेरिका की सैंक्शंस की वजह से रुका हुआ है। आपने 2009 में हमारे साथ ये एग्रीमेंट साइन किया था जो कि फ्रेंच लॉ और पेरिस बेस्ड आर्बिट्रेशन कोर्ट के अंदर फैसला होगा। अब ये है कि पाकिस्तान अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर तो इस वक्त जो सिचुएशन है ईरान की इंटरनेशनल वॉर्स के हवाले से हम चीज़ें देखते हैं उसमें तो नज़र नहीं आता कि पाकिस्तान ईरान में के साथ अपनी इस गैस पाइपलाइन के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएगा। और अगर नहीं बढ़ा सकता तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जो पेनल्टी लगेगी बिलियंस ऑफ डॉलर, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर का बाजा बजेगा। जो आपको सस्ती गैस पेट्रोल मिल रहा है बगल में से, आप अमेरिका के कहने पे नहीं ले रहे हैं। आप किसके मुफाद में ये सारे फैसले कर रहे हैं? आपको हक किसने दिया है? बट एनीवे अजीज़ दोस्तों, इनसे कुछ शिकवा करने का कोई फ़ायदा है नहीं। ये ऑपरेसर्स हैं, ये हर दौर में दुनिया के हर मुल्कों में होते हैं। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्ट।